यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टिज। आप लोग को आज का प्रोग्राम में वेलकम है। आज आप जानते हो आज सक्सेस सेमिनार हमारा हर सैटरडे को रहता है और आज हमारी बीच में एक इंस्पायरिंग लेडी है और बहुत वो कंपनी की डबल क्राउन डायरेक्टर है, डीसीटी लेवल पे है और उनका पर मंथ इनकम 10 लाख पर है और उनके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है और वो हाउस अचीवर भी है। वो और कोई नहीं, वो हमारी इंस्पायरिंग लेडी, लीडिंग लेडी मिसेस अंजू डबराल है और उनको नेटवर्क सुदर्शन की तरफ से मैम को वेलकम करती हूँ आज की सेशन में। आज मैम का स्टोरी सुनेंगे, उसके अंदर बहुत कुछ मैम टिप्स दे के जाएंगी। अंजू मैम जी, वेलकम है आपको आज नेटवर्क सुदर्शन में और मैं आशा करती हूँ आज आप लोग डायरी पेन लेकर बैठ जाओ, बहुत कुछ टिप्स लेके जाना है। मैम वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मैं आप मुझे होस्ट बना दें। एक मिनट। हाँ, वो होस्ट बना दें। मैम आप को होस्ट हो ऑलरेडी। ओके मैम, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैम आपका थोड़ा फोटो में नहीं देख पा रही हूँ। यस मैम, यस मैम, अभी आ गई। वेलकम वेलकम मैम। और आप थैंक यू सो मच मैम। सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी स्लाइड मैम नजर आ रही है? जी जी मैम आ रही है, पूरा क्लियर है। ओके, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ओके, सो मैम थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया अपनी स्टोरी शेयर करने का। एंड आप सबका भी थैंक यू जो आप लोग इस सेशन में आए और आज आप लोग मुझे सुनने वाले हैं। जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा मेरा नाम, जैसे मैम ने बोला कि आज सक्सेस स्टोरी सुनेंगे मेरी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जो जर्नी यहाँ पर रही उसको आपके सामने रखूं और अगर मेरी जर्नी सुन के किसी एक व्यक्ति की लाइफ में भी कोई परिवर्तन आता है तो डेफिनेटली मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। जैसे कि स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, हम दोनों का फोटो लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड और मैं। मेरा नाम अंजू डबराल और मेरे हस्बैंड बीसी डबराल। नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स। हम दोनों डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हैं। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल यहाँ पर क्यों लिखा है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं चांस लेने के लिए कि ठीक है हो जाएगा तो बहुत अच्छा, जुआ खेलने के लिए आते हैं और उसके बाद में अगर नहीं होता तो क्विट कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने उस तरीके से बिल्कुल भी इस बिजनेस को नहीं लिया था। हम लोगों ने डे वन से इसको प्रोफेशनली किया, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल्स। तो मैं अपने बारे में बात करूंगी। अभी इस बिजनेस को हम दोनों लोग मिलकर के यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। मैं मेरी फैमिली लाइफ, मेरी लाइफ के बारे में बात करूंगी। दो पार्ट्स में मैं बात करने वाली हूँ आज आपके साथ में। मैं अपनी बिफोर मैरिज लाइफ के बारे में बात करूंगी और आफ्टर मैरिज जो मेरे साथ में हुआ और जैसे मेरी लाइफ में वेस्टीज आया, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे, वो सारी चीजें आपके सामने शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी अपनी लाइफ जहाँ से शुरू होती है। तो मेरा बर्थ प्लेस जयपुर राजस्थान से है और मेरी फैमिली में मेरे पापा और हम, मेरी मम्मी, मेरे पापा एक होटल में जॉब किया करते थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। हम 4 भाई बहन थे और मेरे पापा होटल में जॉब करते थे। तो आप सोच सकते हैं 4 बच्चों की फैमिली में अगर फादर अकेला अर्निंग मेंबर है, वो भी होटल में जॉब करते, तो बहुत बड़ी सैलरी नहीं मिलती, तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कतें पहले से ही थी। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे तो दिक्कतें बढ़ रही थी। जब हम लोगों का एजुकेशन लेने का पार्ट आया, यानी कि जब टाइम आया स्कूल जाने का, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। तो जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो मेरी मम्मी, अगर मैं मेरी मदर की बात करूं तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है। मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी मदर ने ये डिसाइड किया कि वो मेरे पापा को हेल्प करेंगी। पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनको बहुत बड़ी कोई जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने एक्सपोर्ट हाउस में एक जॉब करना स्टार्ट किया मेरे फादर को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो वहां पर धीरे धीरे जब मम्मी पापा दोनों लोग काम करने लग गए तो थोड़ा सा स्मूथ हुआ, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा ना होने की वजह से दिक्कतें फिर भी आ रही थी। तो धीरे 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 हम लोगों की लाइफ ऐसे ही कट रही थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर में। हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक टाइम आया जब मैं 8th क्लास में आई।
जब मैं 8th क्लास में आई तो मेरे पापा जहाँ जॉब किया करते थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई और वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया, यानी कि वहां पर स्ट्राइक होने के बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया। और जब मेरे पापा की ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई थी तो उनकी एज लगभग 56 साल के आसपास थी। आप एक बार सोच के देखें कि एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम यानी यंग एज का टाइम होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को देता है, और जब उस ऑर्गेनाइजेशन की उस जॉब की सबसे ज्यादा उसको जरूरत होती है, उसके बच्चों को जरूरत होती है, उस समय उनकी नौकरी छूट जाती है। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आने लग गई थी। फिर भी मेरी मदर ने जैसे तैसे हमारी स्टडीज को कंटिन्यू किया, और उसी दौरान थोड़े दिन पहले ही मेरी दीदी की शादी की थी, वो भी बहुत ज्यादा कर्ज में लेकर के करी थी। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। जैसे ही मैं 10th क्लास में आई तो क्योंकि फाइनेंशियली इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो घर में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वहां की फीस हम लोग पे नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल। तो मेरी मदर गई स्कूल में बात करने के लिए और मेरी मदर ने मेरी टीसी वहां से मांगी। जब मेरी टीसी मेरे प्रिंसिपल से मम्मी ने मांगी, तो हम लोग पढ़ने में अच्छे थे, ब्राइट स्टूडेंट थे, तो मेरे प्रिंसिपल ने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो मम्मी ने बोला कि बच्चे तो चाहते हैं यहाँ पर पढ़ना, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि यहाँ पर पढ़ाई करवाना अफोर्ड कर सके, तो हम लोगों को अब इनको गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ेगा। तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि आप एक काम करें, आप एक बार अंजू को हमारे पास भेजिएगा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो मैं स्कूल गई और मुझसे बात की मेरे प्रिंसिपल ने, और मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा आप स्कूल के लिए क्या कर सकते हो। तो मैं बहुत छोटी थी, 10th क्लास, आपके भी बहुत सारे बच्चे होंगे घर में जो 10th क्लास में पढ़ते होंगे, आप सोच के देखें 10th क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है और कितनी उसमें अकल होती है। पता नहीं मुझे एकदम से माइंड में आया और मैंने कहा मैं पढ़ा सकती हूँ। और मैंने जैसे ही ये बात बोली मेरे प्रिंसिपल ने बोला ओके ठीक है मैम, अंजू आप एक काम करो, आप पढ़ाना शुरू कर दो। हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट हुआ करती थी, सुबह 7 से 12 एक शिफ्ट होती थी जिसमें मैं पढ़ने जाती थी, सुबह का मेरा स्कूल का टाइम होता था, और उसके बाद में 12:30 से लेकर 5 बजे तक सेकंड शिफ्ट चलती थी जिसमें छोटे बच्चे आते थे, जूनियर क्लास के बच्चे आते थे। तो वहां पर मुझे रिसेस के बाद में यानी कि 2:30 बजे रिसेस का टाइम होता था, उसके बाद में सर ने बोला कि आप पढ़ाना स्टार्ट करो। तो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं वहां पढ़ाती थी, जब तक मेरी 12th क्लास नहीं हुई। और इसकी एवज में मेरी फीस माफ हो गई, यानी कि मेरे को फीस पे नहीं करनी थी, सिर्फ पढ़ाना था वहां पर। इसकी एवज में ये तो हो गया था, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि एक बच्चा जब स्कूल पढ़ता है, उसके बाद में मेरी मदर वर्किंग थी तो मुझे घर में भी काम करना पड़ता था। उसके बाद में मैं जब वहां से वापस आती थी शाम को, वापस घर में काम होते थे, और वो सब काम करने के बाद में छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा थक जाती थी और पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। मेरी जब स्कूलिंग यानी कि 12th क्लास का जब पेपर होने वाला था, लास्ट डे तक मैंने वहां पर पढ़ाया। फाइनली मेरे एग्जाम हुए, मैंने 12th पास किया। उसके बाद में मैं जैसे ही 12th पास करा मैंने, तो मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मेरे घर में फाइनेंशियली इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि 12th के बाद में मैं आगे की स्टडीज प्राइवेट करके, क्योंकि पैसा भी नहीं है तो प्राइवेट करूंगी और साथ में कुछ ना कुछ करूंगी। तो मैंने एक हॉस्पिटल के अंदर में रिसेप्शन के जॉब किया। जब मैं जॉब के लिए जाती थी तो बहुत सारी जगह इंटरव्यू देती थी, लेकिन मुझे लोग जॉब नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो लोग मुझे ये कहते थे कि आप इतने जॉब पे नहीं रख सकते। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत थी, मुझे फाइनेंशियली अपने घर को सपोर्ट करना था, मुझे पता था कि मुझे क्यों काम करना है, तो मैं फिर ट्राई करती थी। अल्टीमेटली मुझे एक जॉब मिला जिसमें बहुत छोटी सैलरी थी, लेकिन मुझे जॉब मिली थी तो मैं बहुत खुश थी। मैंने जॉब के साथ में अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। मैंने बीए किया, ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और घर वालों को लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी वजह से ये पढ़ नहीं पाई। मैं आपको बताती हूँ, मैं बचपन से मेरा एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जब मैं 10th क्लास में आई तो मुझे लोगों ने ये बताया कि जब आप 10th के बाद में आगे की स्टडीज करोगे और आप साइंस लोगे, डॉक्टर बनोगे, तो आपको बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अपना वो ड्रीम वहीं खत्म कर दिया। 11th क्लास में जब मैं आई तो मैंने अपने लिए आर्ट्स लिया, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी लिया क्योंकि मजबूरी थी। मैं आप लोगों को ये अपनी स्टोरी से इतना बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बार हमारे बच्चे बहुत कैपेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो हमें हमारे बच्चों को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज मैंने अपनी लाइफ में किया। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपना बीए कंप्लीट किया
पीजी कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने बीएड किया। और बीएड करने की कहानी भी इस तरीके से है कि मेरा भाई तब तक बाहर चला गया था फॉरेन कंट्री में, और फॉरेन कंट्री में जॉब करते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला तुम बीएड करो, क्योंकि मेरे साथ की जितनी लड़कियां थी, मेरे साथ के जितने मेरे फ्रेंड्स थे, सबने बीएड कर लिया था तब तक। तो मेरे घर वाले भी चाहते थे कि ये बीएड करे। तो मैंने बीएड ना चाहते हुए भी, क्योंकि मैं कभी भी एजुकेशन फील्ड में नहीं जाना चाहती थी, तो मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया कि लड़कियों के लिए स्कूल का जॉब बहुत अच्छा होता है, तो तुम बीएड करो। तो मैंने एग्जाम देने में गई प्री बीएड का, क्योंकि बीएड करने से पहले आपको एक कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, प्री बीएड। मैंने प्री बीएड एग्जाम दिया और बिना पढ़े लिखे मैं गई थी, क्योंकि मुझे पास करना ही नहीं था। लेकिन पता नहीं मैं कैसे उसमें पास हो गई, और पास होने के बाद में मुझे कॉलेज मिला, और मैं कॉलेज भी मेरे घर के पास में था, तो मेरे पास में कोई एक्सक्यूज था ही नहीं कि मैं बीएड ना करूं। उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड कर जब मैं कर रही थी, तो जब मेरा मिड सेशन चल रहा था, उस दौरान फिर से हमारी लाइफ में एक और दिक्कत आई। और वो दिक्कत क्या थी कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। मेरे फादर की जब से जॉब छूटी थी, तब से लेकर वो कहीं ना कहीं, हम बच्चे काम कर रहे थे, मेरी मदर काम कर रही थी, और वो फाइनेंशियली घर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहते थे, जिसकी वजह से डे बाय डे उनकी हेल्थ खराब होती जा रही थी। तो मेरी जब बीएड की डिग्री होने वाली थी, उससे पहले हमें पता चला जनवरी के मंथ में कि मेरे फादर को कैंसर हो गया है। और मेरे फादर को थ्रोट कैंसर हुआ था। 5 महीने के अंदर मेरे फादर की डेथ हो गई। मतलब वो टाइम था लाइफ का। मेरे भाई बहन, मतलब हम 3 भाई बहन बराबर के थे, और मेरी एज लगभग शादी के लायक थी। तो उस समय पिता का साया अगर किसी बच्चे के सर से उठता है, तो आप सोच के देखिए कि क्या स्थिति हुई होगी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग दिक्कत में आ गए, और ऐसा लगने लगा कि मतलब लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। जैसे तैसे वो टाइम भी निकला, और घर में ये डिसाइड हुआ, क्योंकि अब पापा नहीं थे। तो जनरली इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि लड़की अगर वर्किंग है और फादर नहीं है, और एज भी हो गई है शादी की, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं कि लड़की की कमाई खा रहे हैं, या बहुत सारी बातें। तो उन सब बातों को ना सहन करने के लिए, ऐसा लोग ना बोलें, इसके लिए घर में डिसाइड हुआ कि अब अंजू की शादी कर देंगे। तो मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे लिए पहला ही जो रिश्ता आया था वो बीसी डबराल जी का था, और वहीं पर मेरी मैरिज हो गई। तो यहाँ तक मेरी बिफोर मैरिज लाइफ थी। और जब मेरी मैरिज हो रही थी और मेरे लिए बातचीत चल रही थी शादी की, तो उस समय जब बीसी डबराल जी मुझे देखने के लिए आए थे, तो मुझे ये पता चला था कि बीसी डबराल जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैं एमए बीएड थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मैं तुमसे कम पढ़ा लिखा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने उन्हें एक बात बोली कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना दुनिया में, वो नौकरी करते हैं, और जो लोग होते हैं ना, वो उन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े हो कितने नहीं पढ़े हो, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप क्या करते हो और क्या कर सकते हो लाइफ के अंदर में। तो मेरे हस्बैंड के अंदर में जब मैंने बातचीत की, तो मुझे लगा कि हाँ, ये वो राइट पर्सन है जिनसे मैं शादी कर सकती हूँ। और उनके काम के बारे में भी मुझे पता चला था कि उनका काम बहुत अच्छा चलता है, उनका होटल था, इस तरीके का कुछ सेटअप था उनका। और मुझे ये पता चला कि ये बहुत अच्छा कमाते हैं। और इसके साथ में इनके पास में एक और सेटअप था, और एक कैंटीन भी थी, एक छोटा फास्ट फूड कॉर्नर था, एक होटल था ऐसा ढाबा, और साथ में नोएडा में कैंटीन थी। तो मुझे लगा कि अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, और अब आगे जाके मेरी शायद ये जो स्ट्रगल वाली लाइफ है ये खत्म हो जाएगी। और मैंने हाँ बोल दिया शादी के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक शब्द और बोला था शादी से पहले कि तुम क्या करना चाहती हो आगे। तो मैंने ये बोला था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी, क्योंकि मैंने बीएड किया है, तो मेरी जॉब लग जाएगी और मैं जॉब करूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात कहा था कि देखो, अगर आपकी जॉब लगती है, क्योंकि बीएड करने के बाद जो स्कूल में जॉब लगती है तो बहुत दूर दूर पोस्टिंग दी जाती है, तो अगर आप बहुत दूर जाओगी और मैं किसी और शहर में, आप किसी और शहर में रहोगी, तो फिर शादी का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आपको शादी के बाद जॉब नहीं करने दूंगा। और सच बताऊं तो मैं दिल से कभी भी शादी के बाद जॉब करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले इतना स्ट्रगल कर लिया था अपनी लाइफ में। बहुत छोटी सी उम्र से अगर मैं नौकरी कर रही थी, तो मुझे ये लगता था कि अब मुझे आगे जाके मजबूरी में कभी नौकरी ना करनी पड़े। और ये सोच करके मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक लड़के, ऐसे लड़के से शादी हो रही है जो मुझे आगे नौकरी नहीं करवाएगा, यानी कि वो इतना कैपेबल लड़का है जो मुझे आगे कमा के खिला सकता है। मेरी शादी हुई, और शादी करके जब मैं इनके घर आई, तो मैं उन्हीं सभी चीजों के सोच करके मैं तो बहुत खुश थी। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या थी, वो कहते हैं ना, कब्र की हालत मुर्दा ही जानता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस था वो उतना सही नहीं था जितना मुझे दिख रहा था।
बहुत ज्यादा कर्जा था उनके ऊपर में। ये चीजें शुरुआत में पता नहीं चलती, शादी के 1-1.5 महीने तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन शादी के 1-1.5 महीने के बाद में ना थोड़ा जब आदमी परेशान होता है फाइनेंशियली, तो घर में भी दिक्कतें आती है। तो हमारे घर में थोड़ी सी दिक्कतें हमारे बीच में होने लगी, क्योंकि जब भी मैं उनसे टाइम मांगती थी उनके पास कभी टाइम नहीं होता था, और जब भी मैं उनसे पैसे मांगती थी तो उनके पास कभी पैसे नहीं होते थे मुझे देने के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने उनसे कहा कि क्या दिक्कत है, हमेशा चिड़े चिड़े रहते हो, हमेशा खींचे खींचे रहते हो, क्या दिक्कत है आपको, क्या स्ट्रेस है? तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मेरा जो बिजनेस है ये बहुत ज्यादा दिक्कत में चल रहा है, और मैं सच बताऊं तो मेरे ऊपर में बहुत सारा कर्जा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और जब मुझे ये बात पता चली, उसके कुछ दिनों बाद मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे, 6 महीने, और मैं प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गई। मैं आपको बताती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी 9 महीने तक पूरी वॉमिटिंग रही है, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब रहती थी। तो मेरे हस्बैंड जब इतनी दिक्कत का दौर था, तो कई बार ऐसा होता था, ये जो शॉप थी इसका रेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी एक एक करके सारी ज्वेलरी सेल कर दी इस बिजनेस को बचाने के लिए। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे दिलाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो जनरल मार्केट के अंदर में निकल करके ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, उसकी स्थिति क्या होती है। अगर उसका बैक बहुत स्ट्रांग है, यानी कि पीछे से पैसे वाला है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आते हैं तो डाउन्स को झेलने के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली में कोई बिजनेस करता नहीं था और ना ही बैक स्ट्रांग था, तो दिक्कतें आना लाजमी था। दिक्कतें आई और बहुत दिक्कतें आई, सारे गहने बिक गए। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी शादी के 4थे महीने के अंदर में मेरा मंगलसूत्र तक बेच दिया था मेरे हस्बैंड ने। तो इतनी दिक्कतें थी। बहुत सारे लोगों को आज हमारी अचीवमेंट देख के लगता है कि शायद पहले से बहुत अच्छा होगा, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद जब मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने हुए, तो मेरे हस्बैंड और बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना है और मैं जॉब करूंगी। आप सोच के देखिए, वो टाइम होता है जब एक लेडी जॉब छोड़ के घर को आती है। मैंने डिसाइड किया था जॉब करने का, तो मैं जॉब के लिए जॉब सर्च करने, क्योंकि दिल्ली में मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं जयपुर से हूँ, मैंने आपको बताया, मेरी शादी दिल्ली में हुई थी। तो मैं जॉब सर्च करने के लिए निकली। पेपर में ऐड देख के जॉब करने के लिए गई थी, तो बहुत सारी जगह तो मेरे को जाना भी नहीं पता था, रास्ते भी नहीं पता थे। फाइनली मेरे घर के पास में एक शोरूम था हुंडई का, मैंने हुंडई में पहले भी जॉब किया था, तो मुझे वहां पर जॉब मिल गई एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। और जब मुझे वो जॉब मिली, मैं पीजी बीएड की डिग्री लेकर के वहां गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। आपको एक चीज कि हमारी जो हायर एजुकेशन होती है, उन डिग्रीज की वैल्यू जब हम बाहर जाते हैं ना, तब हमको पता चलती है। मेरी डिग्रीज की जो वैल्यू थी वो 12,500 रुपए थी, यानी कि मुझे जो जॉब मिली थी उसमें 12,500 रुपए सैलरी मेरी फिक्स हुई थी। उसमें से भी ESIPF कटता था, 9,800 रुपया ट्रांसफर होता था, और 2-2,500 रुपया मेरे को इंसेंटिव मिलता था। लेकिन उस समय मेरी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि वो पैसे की भी मुझे बहुत जरूरत थी, तो मैंने वो जॉब ज्वाइन किया। और आपको बताती हूँ, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब होती थी, मैं इतनी ज्यादा उस समय, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, और मुझे इतना वॉमिटिंग होता था, और मैंने ऑफिस में किसी को बताया नहीं था जॉब ज्वाइन करते समय कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देती तो शायद मुझे वो जॉब नहीं मिलता, और लेकिन मुझे उस जॉब का बहुत जरूरत थी। सेकंड फ्लोर के ऊपर में वॉशरूम था, जब भी वॉमिटिंग आती थी तो किसी को पता ना चले, चुपचाप ऊपर जाना था और वॉमिटिंग करके वापस आती थी। बहुत हालत खराब होती थी, किसी को पता भी ना चले। आप सोचें कितना अंदर ही अंदर घुटती होंगी मैं। धीरे 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 9 महीने तक कंप्लीटली, जब तक मेरी प्रेगनेंसी रही, मैंने जॉब, फाइनली जब मेरा बेबी होने वाला था, एक दिन पहले मैंने जॉब को छुट्टी ली, और मेरा बेटा 1 महीने 18 दिन का हुआ, उसके बाद मैंने वापस जॉब ज्वाइन कर ली थी। क्यों? क्योंकि जब मैं घर पे थी, उस समय पे हमारे घर का रेंट देने के लिए, हम उस समय रेंट पे रहा करते थे, तो घर का रेंट होता था 4,500 रुपया। हमारे पास में वो 4,500 रुपये रेंट देने के लिए नहीं होते थे। मेरे हस्बैंड मुझसे बार बार पूछते थे, क्योंकि मैं उस समय फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं बाहर जाके जॉब करती, काम करती, बच्चा भी छोटा था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं जॉब दोबारा ज्वाइन करूं। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे रोज पूछते थे कि तुम वापस कब जाओगी। आप सोच के देखें, ऐसी स्थिति, जब आपने छोटे नए बेबी को जन्म दिया और आपसे आपके हस्बैंड पूछे कि आप वापस ऑफिस कब जाओगे, तो कितना बुरा लगता है। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता था, लेकिन साथ ही में एक बात और समझ में आती थी कि ये परिस्थितियां हैं जो इनसे ऐसा बुलवा रही है। अगर आज परिस्थितियां इतनी खराब नहीं होती तो शायद मेरे हस्बैंड मुझसे कभी भी ये बात ना बोलते। समाउ मैंने 1 महीने 18 दिन का बच्चा छोड़ करके जॉब ज्वाइन करा,
और जब मैंने जॉब ज्वाइन करा उस समय बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी बातें बोलते थे कि तू कैसी माँ है, तू छोटे से बच्चे को छोड़ के आती है, तेरा मन कैसे करता है। लेकिन वो मेरा ही मन जानता है कि मैं कैसे उस बच्चे को छोड़ के जाती थी, क्योंकि उस पैसे की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय पे। मैंने वो जॉब ज्वाइन किया। मेरे हस्बैंड का बिजनेस डे बाय डे और खराब होता चला गया और खराब होता चला गया। हमारी स्थिति खराब चली गई, होती चली गई। उसी दौरान हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया 2013 सितंबर के अंदर में। 2013 सितंबर के अंदर में मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं पीसी डबराल जी। मैं चाहूंगी एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम इस सिस्टम में नहीं होते। उन्होंने 2012 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और हमें भी बताया था, लेकिन 2012 में हमें समझ नहीं आया। 2013 के अंदर में वापस वो हमारे घर पे बैठे हुए थे और उन्होंने बताया कि जिस बिजनेस को करने के लिए हम मना कर रहे हैं उस बिजनेस से उनकी जो मंथली इनकम है वो 66,000 रुपीज हो गई है। और जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे पैरों में से धरती खिसक गई। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे जेठ जी जिस जॉब में थे उस जॉब में वो मैनेजर की जॉब थी और उनकी जो सैलरी थी वो 53,000 रुपए थी। ये जो पे आउट वेस्टीज से आया था ये पार्ट टाइम काम करके आया था। तो सच में मैं बता नहीं सकती उस दिन मुझे खुशी थी उनके लिए, लेकिन अपने लिए बहुत दुख था कि हमने 19 महीने का काम अगर हमने भी कर लिया होता, अपना समय बर्बाद नहीं किया होता, तो शायद आज वो वाला चेक हमारा भी होता। फाइनली सितंबर 2013 में हमने निर्णय लिया। निर्णय लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड के लिए लिया था हमने निर्णय कि अब वो ये बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं था और अगर हम यहाँ पे काम कर पाते तो पाने के लिए बहुत बड़ा समुद्र था। ये बात समझ में आ रही थी। लेकिन उस समय पे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बिल्कुल नेगेटिव थी। मेरे दिमाग में ये छवि थी कि ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस होता है, यहाँ पर लोगों को पागल बनाया जाता है, कोई पैसे वैसे नहीं आते। जब पीसी डबराल सर ने हमको चेक दिखाया था अपना, जब पे आउट बताया था, तो घर में मेरे बड़े जेठ हैं करिए, लेकिन मैंने उनका पे आउट चेक किया था। मुझे विश्वास नहीं होता था लोगों के ऊपर में कि लोग सच में सच बोलते होंगे, लेकिन जब उनका पे आउट देखा, बैंक स्टेटमेंट देखा, तो मुझे भरोसा हुआ। मेरे हस्बैंड के लिए हमने डिसाइड किया कि वो अब इस बिजनेस को करेंगे। 2013 सितंबर से मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया और मैं उस समय जॉब करने लग गई थी। और आपको पता है, मैंने बताया आपको पहले भी, लेकिन उस समय मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था और मैंने डिसाइड किया मैं ये जॉब छोड़ करके और मैं दूसरी जगह जॉब करूंगी। उस जॉब में मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मुझे सैलरी कम मिलती थी। दूसरा, मुझे हमेशा ही लगता था कि मैं जितनी कैपेबल हूँ मुझे ये जॉब सूट नहीं करता, मेरे को कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उस दौरान मुझे एक ऑप्शन समझ में आया, मैंने सेल्स ज्वाइन किया हुंडई के अंदर में। और मैं कॉन्सेप्ट हुंडई ग्रीन पार्क है दिल्ली के अंदर, वहां एक शोरूम है, वहां पर कार सेलिंग का जॉब करने लगी। अब यहाँ पर मेरी जो सैलरी थी वो 18,500 रुपए हो गई, 12.5 से 18.5 यानी 6,000 रुपए का हाइक मिला मुझे। प्लस मुझे इंसेंटिव्स वहां पर बहुत अच्छे मिलते थे, यानी कि मुझे जो इंसेंटिव्स मिलते थे कभी कभी तो मैंने 50,000 का आंकड़ा भी टच किया, कभी 30, 35, 40, 45 इतना मैं अर्न करने लग गई थी। तो उस दौरान जब मैं इतने पैसे अर्न करने लग गई थी तो मेरे हस्बैंड को भी कुछ टाइम हो गया था प्रेस्टीज में काम करते हुए और यहाँ पर वो भी अर्निंग जनरेट करने लग गए थे। आपको पता है, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत बड़ा पैसा नहीं आता। कई बार उस छोटे अमाउंट को देख करके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, क्विट कर देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने 3 साल तक छोटे अमाउंट में काम किया, बहुत छोटे अमाउंट में काम करते रहे। क्यों? क्योंकि उनको पर्दे के पीछे जो पिक्चर चल रही थी वो समझ में आ रही थी कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उन्होंने पेशेंस रखा। फाइनली 2017 के अंदर में मैंने इस बिजनेस को उनके साथ में काम करना स्टार्ट किया। और 2017 में जब मैं इस बिजनेस में आई तो वो भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही नहीं किसी के कहने पे मैं इस बिजनेस में आई, ये मेरा सेल्फ डिसीजन था कि मुझे अब ये बिजनेस करना है। क्योंकि जो व्यक्ति 12,500 रुपए कमाता हो और वो 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो तो वो किसी की बात ऐसे ही नहीं सुनता, क्योंकि करियर दांव पे लगता है, राइट। तो मुझे अगर मैं बोलूं मुझे जगाने वाला कौन था, तो एक व्यक्ति थे, क्योंकि मेरा कार सेलिंग का जॉब था और आप सबको पता है वेस्टीज के अंदर में कार फंड मिलता है। नंबर ऑफ लीडर्स वेस्टीज के जिनको मैंने अपने हाथों से कार दी, लेकिन किसी के चेक ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया, किसी के पे आउट, किसी के बैंक स्टेटमेंट ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन 2017 फरवरी के अंदर में मैंने एक व्यक्ति को कार दी जो मुझसे कार लेने के लिए आए थे। जब मैं उनसे पेपर मांग रही थी तो उन्होंने मुझे कोई भी पेपर नहीं दिया था, हर बार एक नंबर दिया था, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैंने उनसे पेपर मांगे तो मैंने उनसे बोला मुझे आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक पॉकेट डायरी निकाली और डायरी में से बोला कि मैडम ये फोटो खींच लो,
www.mywesties.com पे जाना, ये आईडी और पासवर्ड है मेरा, ये डालना, जितने महीने की सैलरी स्लिप चाहिए निकाल लेना। बैंक स्टेटमेंट वो लेके आए थे साथ में। मैंने उनसे 2 साल की आईटीआर मांगी। जब मैंने आईटीआर मांगी तो अगेन उन्होंने मुझे एक नंबर दिया अपने सीए का, कहा मैम इनको फोन कर लेना, इनसे जो चाहिए होगा वो ले लेना। अब मैं अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ, मुझे अनप्रोफेशनल लोग, एक आदमी गाड़ी लेने आया और पेपर नहीं लेके आया। आप सोच के देखें, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनको फोन किया जिन्होंने उन्हें मेरे पास भेजा था, मिस्टर संतोष यादव जी, हमारे अपलाइन। एक बार चाहूंगी तालियां हो जाए, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल किया और मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने क्या, कौन आदमी भेजा है आपने, इसके पास एक भी पेपर नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, देखिए कई बार ना सामने चीजें होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला मैडम ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हुए हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने सारे पेपर पे अंगूठे लगाए थे, मुझे वो अंगूठे तक नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही संतोष यादव जी ने ये बात बोली कि मैडम ये पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, तो मुझे क्लिक किया, हाँ अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। उसके बाद मैंने उनकी हेल्प करी और उनको कार्ड दी। लेकिन जब मैं उनका स्टेटमेंट चेक कर रही थी, पे आउट निकाल रही थी, तो 3 महीने के स्टेटमेंट मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने 3 महीने के स्टेटमेंट नहीं देखे। मैंने बैंक जाकर के पूरा 1 साल का उनका स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उनका कोई भी 1 साल का चेक 1 लाख रुपए से कम नहीं था। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम उनकी थी। उस समय मुझे क्लिक किया कि मैं पीजी बीएड हूं और मैं 18,500 रुपए की नौकरी करती हूँ, और ये व्यक्ति अनपढ़ हैं और ये 1.5 लाख रुपए यहाँ से अर्न करते हैं। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर तो पावर है। तब मुझे लगा कि मुझे भी इस सिस्टम को जानना चाहिए। और मैं घर आई रात को, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, ये वेस्टीज में तुम लोग करते क्या हो, मुझे थोड़ा सा बताएं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताना शुरू किया। वो होता है ना, घर की मुर्गी घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बताना शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे बोला अगर कोई इवेंट आपका होता है तो मुझे एक बार एक इवेंट में लेके चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये सिस्टम क्या है। वो मुझे सीएनटी होती है आईटीओ में, आईटीओ सीएनटी में लेके गए संडे के दिन। वैसे जनरली मैं कभी भी छुट्टी नहीं करती थी, लेकिन उस दिन मुझे क्लिक किया था, इसलिए मैंने संडे छुट्टी की और मैं सीएनटी गई। जब मैं सीएनटी गई तो मैंने देखा वहां पर सिंपल हाउसवाइफ, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे, हाउसवाइफ थी, बिल्कुल पढ़े लिखे जो लोग नहीं थे वो लोग भी थे, और हर तरीके का व्यक्ति वहां पर था। और हर व्यक्ति देख करके जब मैंने उनके टेस्टिमोनियल सुने, पहला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, प्रोफाइल, मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, मुझे मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आया। मुझे क्या समझ में आया, टेस्टिमोनियल पार्ट। जब मैंने अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को, अलग अलग तरीके के लोगों को बोलते हुए सुना कि मुझे यहाँ से इतना पे आउट आता है, कोई बोल रहा था मुझे 2 लाख रुपए आता है, कोई बोलता है मुझे 20,000 रुपए आता है, घर के कर रही हूँ इसको, कोई बोलता है मुझे 50,000 रुपए आ रहा है। एक व्यक्ति और थे जिन्होंने बोला मैं LLPP हूँ, यानी मैं लटक लटक के 5वीं पास हूँ, लेकिन मेरा चेक यहाँ से 2 लाख रुपए का है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हर तरीके का व्यक्ति सफल है, इसका मतलब मैं भी कर सकती हूँ। मैंने डिसाइड किया 2017 मार्च में, और मैं फुल टाइम अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस में आ गई। और मुझे मौका मिला एक एक्सपीरियंस LOS को ज्वाइन करने का। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं चाहूंगी इन चारों हस्तियों के लिए एक बार जोरदार दिल से आप लोग ताली बजाएं। आई रेस्पेक्ट इन लोगों को, मैं इतना ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि इन लोगों ने हमारी लाइफ को 100% चेंज कर दिया। जिंदगी में कोई ताकत नहीं थी कि शायद एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति को ला करके हायर क्लास में बिठा दे। सबसे पहले आपको दिख रहा है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह एंड चंचल सिंह, हमारी सबकी अपलाइन। एक ऐसी एक्सपीरियंस LOS जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। उसी के साथ में मिस्टर विवेक सक्सेना सर का बूट कैंप मुझे अटेंड करने का मौका मिला था, जिसने मेरे सोचने और समझने की शक्ति को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, मेरे पूरे विचारधारा को चेंज कर दिया। आज जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विवेक सर का भी है। उसी के साथ में मिस्टर संतोष यादव सर की क्योंकि मैं इनको पहले से भी जानती थी और मुझे ये पता था कि ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। मुझे नहीं पता था ये अपलाइन क्या होता है, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करती थी उस समय तक। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो समय समय पर सर ने हर जगह पे हम लोगों को सपोर्ट किया अपने इवेंट्स के द्वारा। इनके बड़े इवेंट्स होते थे, वहां हम पार्टिसिपेट करते थे और हमारी टीम ने ग्रो किया। और सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ हमारी सफलता में जो हाथ रहा, PC दबराल सर, जिनकी वजह से हम बिजनेस में आए और इन्होंने हमको बिजनेस के अंदर में A to Z, मैं जो कुछ भी आज बोल पा रही हूँ, आज जो कुछ भी मैं आपको अपनी अचीवमेंट बताने वाली हूँ आगे, वो सब कुछ नहीं होती अगर सर नहीं होते तो।
सर ने आज हमको सिखा सिखा के यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। तो इन चारों LOS को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आज, और मैं चाहती हूँ सच में एक बार दिल से आप लोग भी इनके लिए ताली बजाएं। थैंक यू सो मच। उसके बाद जब मैं इस बिजनेस में आई 2017 मार्च के अंदर में, तो हमारा पे आउट बहुत बड़ा नहीं था और स्ट्रगल कर रहे थे उस समय भी। जब तक मैं बिजनेस में नहीं आई थी तो मैं कभी पूछती नहीं थी कितने पैसे आते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि मेरे हस्बैंड अगर अब ज्यादा नहीं कमाएंगे हम दोनों मिलकर के, तो मेरे को जो पैसा मिलता था वो आना तो अब बंद हो गया है, तो हम लोगों को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो मार्च 2017 में हमने डिसाइड किया कि 2017 दिसंबर जब हम क्लोज करेंगे तो हमारा चेक 2 लाख रुपए का होगा। मैं अपनी हर एक मीटिंग में जब जाती थी तो वहां पर जाकर के ये बात बोलती थी। अब मैं नई नई आई थी तो मुझे चैलेंजेस भी बहुत आते थे, राइट। और शुरुआत में क्या होता था, जब मैं मीटिंग में ये बोलती थी कि दिसंबर आज मेरा चेक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है जो भी है, लेकिन दिसंबर में जब ये सूर्य अस्त होगा तो मेरा चेक 2 लाख रुपए का होगा। मैं हर जगह हर मीटिंग में ये बात बोलती थी। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन का काम इस बिजनेस में आने के लिए जो मेरे लिए बनी, वो बनी लीडिंग लेडी बुक। आप सब लोगों ने लीडिंग लेडी बुक देखी होगी, मुझे नहीं पता किस नजर से देखी, लेकिन जब मैंने लीडिंग लेडी बुक देखी थी तो मेरा जो पहला टारगेट बना था वो ये बना था कि इसके अंदर में अगर हर तरीके की महिला है और इतने अच्छे लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्टोरियां मैंने सुनी, तो मैंने उसी दिन अपना गोल सेट कर लिया था, अगली बार ये जब बुक छपेगी तो इसमें मेरा फोटो जरूर होगा, अगर मेरा फोटो नहीं होगा तो ये बुक नहीं छपेगी। तो तब से मैं उस एम को दिमाग में रख के काम तो कर ही रही थी, और साथ में अपना पे चेक भी बड़ा करना था, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, जब तक आपकी अचीवमेंट बड़ी नहीं होगी तो आप कहीं भी जगह नहीं बना सकते, राइट। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम दिसंबर 2 लाख पे क्लोज करेंगे। मैं हर मीटिंग में बोलती हुई थी, सब कुछ होता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से विश्वास नहीं होता था कि सच में 2 लाख होगा। क्यों? क्योंकि 18,500 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपए के बारे में सोचता है तो उसको डर लगता है। तो मुझे भी डर लगता था, मुझे लगता था मैं सब जगह बोलती तो हूँ, अगर नहीं हुआ तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आती थी। तो उसी समय मुझे मौका मिला एक बूट कैंप अटेंड करने का, जो कि रामनगर में हुआ था, उत्तराखंड में। मैंने वो बूट कैंप अटेंड किया। उस बूट कैंप को जब मैं अटेंड करके घर वापस आई, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे सोचने समझने की पूरी जो पिछला सिनेरियो था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। मुझे जो माइंडसेट था वो बिल्कुल रिच माइंडसेट हो गया था। अभी तक हम लोगों को ये सिखाया गया था कि उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर होती है। ये इतनी बात तो किसी ने बताई नहीं कि बाहर बड़ी चादर भी मिलती है, राइट। उस बूट कैंप में जाकर के ये पता चला कि पैर पसारो चादर बड़ी भी मिलती है मार्केट के अंदर में। अगर आप सोचोगे, आप ड्रीम अपने रखोगे, तो ही आप अपने ड्रीम फुलफिल कर पाओगे। तो वहां से आने के बाद में मैंने पूरी एनर्जी के साथ में अपने हस्बैंड के साथ में काम करना शुरू किया। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, एज अ लेडी बहुत चैलेंजेस आते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं? जब आप जॉब छोड़ के घर आते हो, घर वालों को भी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि शायद अब ये घर रहेगी और घर का काम करेगी, बच्चे को देखेगी। मेरे साथ में मेरे इन लॉज थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी। मेरी मदर इन लॉ को लगता था कि अब ये घर पे रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने डे 1 से, मैं सुबह सुबह उठती थी, अपने घर का काम करती थी और मीटिंग के लिए निकल जाती थी। 10 बजे मैं अपने घर से निकल जाती थी मीटिंग के लिए, और मैं अपनी 2-3 मीटिंग्स खत्म करके वापस आती थी लंच के टाइम तक। कभी 1 मीटिंग कर पाती थी, कभी 2 मीटिंग कर पाती थी, और लंच बनाती थी। फिर से लंच का काम खत्म करने के बाद दोबारा मीटिंग के लिए जाती थी। अगर कभी दिन में सोने की कोशिश करती थी ना, तो दीवार पे एक टारगेट टंगा हुआ था जिसपे 2 लाख रुपए लिखा हुआ था। जब भी उस 2 लाख को देखती थी तो नींद टूट जाती थी, और याद आता था कि किसी को कॉल करना है, तुरंत किसी डाउनलाइन को कॉल कर देती थी। बिल्कुल नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो गई थी, सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि चेक 2 लाख रुपए करना है। उसके बाद मैं आपको बताते हुए बहुत प्राउड हूँ कि 2017 दिसंबर जो हमने क्लोज किया था, वो हमारा चेक 2 लाख रुपए तो नहीं हुआ था, लेकिन 1,87,000 रुपए हो गया था। ये है सोचने की पावर, ये है ड्रीम की पावर। उसके बाद 2018 आया, जनवरी के महीने में 2 लाख रुपए का टारगेट ऑलरेडी पूरा नहीं हुआ था। देखिए, गोल डिसाइड करने हैं आपको, अपने गोल रीसेट करने हमेशा। आपका पिछला टारगेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, करीब करीब पहुंच गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जनवरी के महीने में 2018 में हमने फिर से बैठ करके डिसाइड किया हस्बैंड वाइफ ने कि इस साल 2018 दिसंबर जब हम क्लोज करेंगे तो हमारा चेक 5 लाख रुपए का होगा। और मेरे को आपको बताते हुए बहुत खुशी है, दिसंबर 2018 का नहीं, मेरा अक्टूबर 2018 का जो चेक था वो 4,99,799 रुपए का था, और दिसंबर 2018 का जो मेरा चेक था वो था 5,58,000 रुपया।
ये है आपके सपने देखने का, आपके ड्रीम गोल सेट करने का नतीजा। अगर आप गोल सेट करते हो और उसके ऊपर में डेडिकेटेडली लग जाते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको उस अचीवमेंट को लेने से रोक नहीं सकती। अगेन 2019 आया, जनवरी में हमने अपना टारगेट सेट किया 10 लाख रुपए का। 19 में हमारा ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग 7,68,000 रुपए पे पहुंचे। लेकिन 2020 में फिर से अपने टारगेट को हमने रिवाइज किया, 10 लाख रुपए का टारगेट रखा। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोविड का टाइम था 2020, 7,68,000 रुपए की इनकम थी हाईएस्ट उस समय तक। और कोविड के टाइम में हम लोगों ने जो काम किया, डीसीडी का लेवल अचीव किया, और साथ में जो मेरी हाईएस्ट इनकम गई वो 9,81,000 रुपए तक गई। 9,81,067 रुपए। ये कोविड का टाइम था जब हम कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, राइट। तो ये है पावर ऑफ ड्रीम्स, पावर ऑफ गोल सेटिंग, राइट। उसके बाद चैलेंजेस की बात करूं तो जब भी आप कुछ बड़ा काम करते हो तो चैलेंजेस हमेशा बड़े आते हैं। 101% बड़े चैलेंजेस आएंगे, हमारे साथ भी आए। जब मैंने इस बिजनेस में पैर रखा था तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए था, मेरे हस्बैंड डायमंड डायरेक्टर थे। इनकम बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन लेवल बहुत बड़ा था। डायमंड डायरेक्टर का लेवल एक रेपुटेटेड लेवल होता है। जब भी मुझसे कोई बात करता था तो उन्हें नहीं पता था कि मैं आज आई हूँ या कल आई हूँ। हर व्यक्ति मुझसे ये सोच के बात करता था कि मैं एक डायमंड डायरेक्टर से बात कर दूँ। और उनकी जो क्वेरीज होती थी वो क्वेरीज हमेशा ये होती थी कि वो सवाल वो मुझसे पूछते थे जो एक डायमंड डायरेक्टर से पूछने चाहिए। तो कई बार मुझे नहीं पता होता था, मैं फोन को म्यूट करके अपने हस्बैंड से पूछ के रिप्लाई करती थी, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बोला कि मुझे नहीं आता। और उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे डायमंड बनना पड़ेगा। आज मैं जिस भी लेवल से आई हूँ, क्योंकि मैं आज 5% ही मानती थी अपने आप को, तो मुझे सीखना पड़ेगा और मुझे उस लेवल पे पहुंचना है। मुझे डायमंड वाली क्वालिटीज अपने अंदर लेके आनी है। और मैंने डिसाइड किया, मैंने कोई इवेंट नहीं छोड़ा, कोई मीटिंग ट्रेनिंग कोई भी करे, मेरी अपलाइन करे, मेरी डाउनलाइन करे, मैं हर मीटिंग ट्रेनिंग में जाती थी। और डे 1 से अपने आप को ये मान के करती थी कि मैं एक लीडिंग लेडी हूँ और मुझे जो फैसले लेने हैं वो एक लीडिंग लेडी के हिसाब से लेने हैं। मैंने अपनी टीम के लिए वो सारे फैसले लिए जो एक लीडिंग लेडी लेती है अपनी टीम के लिए। और उसका नतीजा हुआ कि हमारी टीम में आज बहुत सारी सक्सेसफुल वुमेन्स हैं जो लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग करती हैं और जिनके घर सिर्फ और सिर्फ उनकी अर्निंग से चलते हैं। ऐसी बहुत सारी लीडिंग लेडीज मेरी टीम में तैयार हुई। कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होती है उन सबको देख करके। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे भी इंस्पायर किया और मैंने उन्हें भी इंस्पायर किया, जिसकी बदौलत आज इतने सारे घरों में इतनी सारी खुशियां हैं। उसके अलावा मैं आपको चैलेंजेस की बात करूं तो शुरुआत में जब मेरे हस्बैंड ने बिजनेस शुरू किया था तो सब लोग ये बोलते थे कि तुम लोगों ने क्या बिजनेस शुरू कर दिया है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इससे तो अच्छा 10,000 रुपए की नौकरी कर लो। मेरे खुद के परिवार वाले, मेरे घर वाले बोलते थे। जब मैंने जॉब छोड़ा उस समय पर मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने मुझे ये ना बोला हो कि मैडम आप जॉब मत छोड़ो, आप तो इतना अच्छा काम करते हो, आपको इतने अच्छे पैसे कमाते हो, अगर आप ये जॉब छोड़ दोगे तो वापस से जीरो हो जाओगे। हर व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा था, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में काश नहीं चाहिए था। मैं जिंदगी में पछताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो चाहा और मैंने किया। मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा आड़े आ जाता था। लेकिन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिल गया था जहां पर पैसा आड़े नहीं आता। अगर मैं कर पाती हूँ तो बहुत बड़ा कर सकती हूँ। मुझे समझ में आ रही थी संभावनाएं, मैंने किसी की भी नहीं सुनी, मैंने डिसीजन लिया। आप सोच के देखिए, उस समय 40-50 हजार रुपए अगर कोई व्यक्ति अर्न कर रहा हो तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने एक बार में डिसाइड कर लिया था और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, चैलेंजेस आए। पहले मतलब एक एक दिन में 5-5 मीटिंग्स करती थी और डिस्टेंस होता था, रिक्शे में जाना, बस में धक्के खाना। उसके अलावा कई बार ऐसा होता था लोगों को सामान देने जाना होता था, 2-2 बैग हाथों में होते थे और हाथों में भी सामान होता था। लोगों के घर घर हम लोग सामान पहुंचा के आते थे। क्यों? क्योंकि वो सामान जब हम किसी के पास पहुंचा रहे थे तो हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि कल की डेट में ये लाख रुपए कमाएगा तो डेफिनेटली मेरे अकाउंट में भी बहुत बड़ा पैसा आएगा। हम लोगों को सफल करने की ओर अग्रसर हैं। तो कोई शर्म नहीं आती थी, कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या बोलेगा। अपना काम किए जा रहे थे, किसी की परवाह नहीं करी, किसी की नहीं सुनी। कोई मीटिंग मतलब ट्रेनिंग छोड़ते नहीं थे। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई शादी पार्टी, किसी का बर्थडे हो, सब अटेंड करना छोड़ दिया। मतलब आप ये सोच के देखें, मेरी शादी के बाद में मैं पहली बार अपने ससुराल जो गांव होता है वो अब गई हूँ 1-2 साल पहले। मैं गई ही नहीं, किसी की शादी अटेंड नहीं करी, कुछ भी अटेंड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ये लिख लिया कि हमें सफल होना है। मतलब डिसाइड कर लिया था, दोनों हस्बैंड वाइफ डेडिकेटेडली रात दिन लग गए और काम करना शुरू किया। और भगवान बहुत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देता। भगवान को भी दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हो।
हमारी लाइफ में भी अचीवमेंट आना शुरू हुआ मेरी जॉब छोड़ने के बाद। ये जो शोरूम आप पीछे देख रहे हो, हुंडई का शोरूम, यहाँ पर मैं नौकरी किया करती थी एज अ सेल्स कंसल्टेंट। यहाँ से जॉब छोड़ने के 5 महीने के बाद में हमने अपने लिए क्रेटा कार खरीदी थी इसी शोरूम से, 14 लाख रुपए थी। एक लड़की जो 18,000 रुपए, 18,500 रुपए की नौकरी करती है और 14 लाख रुपए की कार उसी शोरूम से अगर खरीदती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हर एक व्यक्ति जो वहां पर था वो मुझसे ये पूछना चाहता था कि ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया, आप कार ले रहे हो, राइट। तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं नौकरी करती थी और यहीं से कार लिया। ये मेरी फैमिली आपको दिख रही है सामने, पीसी सर हैं, मेरे छोटे जेठ हैं, मेरे देवर हैं, पूरी फैमिली उस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुई। हमारी पूरी टीम थी वहां पर, और कहीं ना कहीं हमारी ये जो कार आई इसने सिर्फ हमें खुशी नहीं दी, हमारी पूरी टीम के सपनों को बिल्ड कर दिया, पूरी टीम के ड्रीम्स को बिल्ड कर दिया। और कहीं ना कहीं सबके मन में एक होप आ गई कि अगर इनकी कार आ सकती है तो हमारी भी आएगी। एक होड़ सी लग गई पूरी टीम में। और आज की अगर मैं बात करूं तो हमारी टीम में मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर या पूरा अगर मैं वेस्टीज उठा के देखूं तो जितनी क्रेटा कार हमारी टीम में उतनी किसी टीम में नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत करी थी। बहुत सारे लोग हमको बोलते थे कि छोटी कार ले लो, क्योंकि कार फंड इकट्ठा हो गया था, बोलते थे छोटी कार ले लो, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे गाड़ी लूंगा तो बड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा तो बड़ी लूंगा। फाइनली हमने बड़ी गाड़ी ली तो हमारी पूरी टीम ने वही कार लेना शुरू किया। इसके अलावा और अचीवमेंट्स आई। अभी तक वेस्टीज के माध्यम से 6 फॉरेन ट्रिप हमको मिले हैं। ये फॉरेन ट्रिप है, ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, शादी के बाद ना तो टाइम था हस्बैंड के पास, ना पैसा था, तो कहीं नहीं घुमाया। दिल्ली के अंदर में लाल किला भी मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मुझे वेस्टीज के माध्यम से ये मौका मिला कि फॉरेन ट्रिप करके आई, वो भी क्रूज का। और जब मैं इस फॉरेन ट्रिप पे थी, मैं आपको बता नहीं सकती, एयरपोर्ट पे मुझे मैरी कॉम से मिलने का मौका मिला, वन ऑफ दी इंस्पायरिंग लेडी। बहुत सारी लेडीज के लिए जो इंस्पिरेशन है, मौका मिला, तुरंत उनके साथ सेल्फी लिया, बहुत ऑसम एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा ये जो फॉरेन ट्रिप था, इस पर हम अकेले नहीं थे, 48 लोग, 48 लोग हमारी टीम में से थे। और उसमें से भी खुशी की बात यह है कि हमारी टीम से 10 लीडिंग लेडीज हमारे साथ में इस ट्रिप पे थी, जिन्होंने बहुत एंजॉय किया। ये आप देख रहे हो, टाइटैनिक मूवी देखी थी और वो पोज देखा था, तो बड़ा अच्छा लगता था उस पोज को देख करके, टाइटैनिक को देख के। और हमेशा ही लगता था कि कभी काश हमारी लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा। वेस्टीज की बदौलत वो दिन हमारे, हमने क्रूज का ट्रिप किया। और यहाँ पर ये लेडीज देख रहे हो आप, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये रूम था क्रूज के अंदर, जब मैं एंटर कर रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि इसमें रूम कितना बड़ा होगा, है ना, छोटे छोटे रूम होंगे शायद। जैसे ही रूम का गेट हमने खोला, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना लग्जरियस रूम था वो। 3 बेड लगे हुए थे वहां पर और हर एक सुविधा उसके अंदर में थी। तो वहां पर, और सबसे बड़ी बात आप देख रहे होंगे इस फोटो में, मेरे साथ में मेरा बेटा है। मेरा बेटा उस समय 4 साल का था, 5 साल का था, सॉरी, 5 साल का बच्चा हमारे साथ में फॉरेन ट्रिप पे था। और जब भी हम डेक के ऊपर जाते थे और डेक के ऊपर में मैं खड़ी होती थी और ये दूर से भाग के आता था और ये बोलता था, थैंक यू सो मच मम्मी, आप लोगों ने वेस्टीज किया, अगर आप दोनों वेस्टीज नहीं करते तो हम यहाँ कभी भी नहीं आ पाते। तो सच बता रही हूँ मैं आपको, इतना अच्छा फील होता था कि सच में अगर लाइफ में वेस्टीज नहीं किया होता तो ये दिन कभी भी नहीं आता। ये हमारी पूरी टीम यहाँ पर एंजॉय कर रही है फॉरेन ट्रिप को। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सपना एक लेडी के लिए होता है घर। जब वेस्टीज में आए थे तो पता चला था कि हाउस फंड मिलता है, तो उसी दिन से ड्रीम बन गया था कि घर भी लेना है अपना। और मैं आपको बताती हूँ, अभी जब कोविड का टाइम चल रहा था, नवंबर के अंदर में हमने अपने लग्जरी फ्लैट के अंदर में गृह प्रवेश किया, जब सारी दुनिया की नौकरियां छूट रही थी, लोग पैसे के लिए परेशान हो रहे थे। एक वेस्टीज ऐसी ताकत है जिसकी बदौलत ये हो पाया। हम लोगों ने नवंबर के महीने में अपने घर में गृह प्रवेश किया है। और ये घर जो हमने लिया है, ये फ्लैट है, 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट है ये। यहाँ पर इसकी जो कीमत की मैं बात करूं तो ये 95 लाख रुपए का है, रजिस्ट्री वगैरह लगा करके लगभग 1 करोड़ रुपए का ये फ्लैट है। और जब हमने ये घर खरीदा तो हमने लोन फाइल किया था। और आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जिस समय पे हमारा जो मुश्किलों वाला दौर था, फाइनेंशियली हम क्राइसिस में गुजर रहे थे, उस समय मेरे हस्बैंड के पास एक कार्ड था जो 9,000 रुपए क्रेडिट लिमिट का था। उसका पेमेंट हम लोग नहीं कर पाए थे, जिसकी बदौलत मेरे हस्बैंड डिफॉल्टर हो गए। जब हम लोन फाइल करने के लिए गए तो हमारा लोन डिक्लाइन हो गया, हमको लोन नहीं दिया बैंक ने। हमने डिसाइड किया कि घर लेंगे तो यही वाला लेंगे। हमने और मेहनत करना शुरू किया, अपने चेक को बड़ा कर दिया और आज वो घर हमने कैश में लिया है। 1 भी रुपए का लोन किसी बैंक का इस घर में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, इस घर के अंदर आने के बाद
मतलब गृह में प्रवेश करने से पहले हमने इसका इंटीरियर करवाया है। लगभग 30 लाख रुपया खर्च किया है हमने इसके इंटीरियर के ऊपर में, यानी कि लगभग 1,30,00,000 रुपए के घर में मैं रहती हूँ इस समय पे। और ये पावर है वेस्टीज की, क्योंकि अगर हम में पावर होती तो ये पहले ही हो गया होता। एक समय वो भी था जब 4,500 रुपए अपने घर के किराए को देने के लिए नहीं होते थे, उसके लिए भी हम स्ट्रगल करते थे। लेकिन आज वो भी दिन है, 1,30,00,000 रुपए के घर में हम रहते हैं। उसके अलावा अब नेक्स्ट ड्रीम हमने बनाया था, ये 2020 के लिए ही बनाया था, लेकिन कोविड आ गया तो हम लोगों ने वो नहीं ले पाए। अभी हमारा नेक्स्ट ड्रीम अपकमिंग कार है हमारी मर्सिडीज GLS कार, हम लेने वाले हैं और बहुत जल्दी लेने वाले हैं। इस कार की अगर मैं आपको विशेषता बताऊं तो ये 7 सीटर कार है और ये इतनी ज्यादा लग्जरियस है। जब मैंने पहली बार इस कार को देखा था उसी समय हमने डिसाइड कर लिया था कि हम ये कार लेंगे। और इसकी जो कीमत है इस समय पे दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस इसका 1 करोड़ रुपया है, यानी कि जितने का घर है लगभग उससे ज्यादा की गाड़ी आने वाली है। ये पावर है वेस्टीज की। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट हमें नहीं करना, वेस्टीज कार फंड देता है, कोई चिंता नहीं है, बहुत सारा कार फंड आता है, आराम से हम ये कार आज ले सकते हैं। तो अगली कार जब भी मैं आपसे दोबारा कभी मिलूंगी तो ये कार हमारी हो चुकी होगी तब तक। इसके अलावा हम लोग मैंने आपको जैसा बताया कि हम प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली बिल्कुल टारगेट लेकर के इस काम को कर रहे हैं। और हमने एक मिशन लिया था अपनी टीम के लिए इस साल जनवरी के अंदर में, टीम मिशन टू क्रिएट 100 फैमिलीज विद अर्निंग मोर देन 1 लाख एंड अबव अप टू 2021 दिसंबर। यानी कि दिसंबर 2021 का तब होगा जब मेरी टीम में अभी तक जो लाख रुपए कमाते हैं उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है, 100 लोगों के करीब है अभी जो लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग करते हैं। लेकिन हमने टारगेट लिया है दिसंबर 2021 खत्म होने से पहले पहले हमारी टीम में 100 नई फैमिलीज वो होंगी जिनके घर में जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। और उसी टारगेट के ऊपर में अभी हम काम कर रहे हैं, मिशन लेकर के काम कर रहे हैं। कोविड आया है, नो प्रॉब्लम, हम लोग लगे हुए हैं, डेफिनेटली हम इस टारगेट को भी अपना कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक थी मेरी स्टोरी और मुझे लगता है कि शायद मेरी स्टोरी से कुछ आपको सीखने को मिला हो। साथ में आपको दिख रहा होगा ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग आपको दूंगी, लेकिन मैं स्लाइड के माध्यम से आपको ट्रेनिंग नहीं देने वाली हूँ। इस छोटी सी जर्नी, मुझे 4 साल हुआ है वेस्टीज के अंदर में, मेरी इस जर्नी के दौरान जो जो चीजें मैंने सीखी हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ निचोड़ मैं आपको दूंगी। अगर उन पॉइंट्स के ऊपर में आप अमल करते हो तो डेफिनेटली जो हमने किया वो कोई भी कर सकता है, कोई भी। हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया और डेफिनेटली मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। अभी मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ, कुछ पॉइंट्स के ऊपर में हम बात करेंगे। सबसे पहला, अगर आप इस वेस्टीज सिस्टम के अंदर में सफल होना चाहते हो तो आपको बनना पड़ेगा डिसीजन मेकर। बहुत सारे लाइफ में मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो डिसीजन मेकर ही नहीं होते, जो अपनी लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाते, राइट? पैसा नहीं लगता, सिर्फ दुकान बदलने का डिसीजन भी अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो फिर जिंदगी में क्या कर पाओगे? तो सबसे पहले तो आपको बहुत स्ट्रांगली डिसीजन मेकर बन के अपना डिसीजन लेना है और डिसाइड करना है कि मुझे सिस्टम में काम करना है। और डिसीजन लेना काफी नहीं होता, डिसीजन लेकर के उस पर टिकना, यानी उस पर अडिग रहना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मेरे हस्बैंड ने जब बिजनेस शुरू किया था 3-3.5 साल तक इतना चैलेंजिंग टाइम था, लोग नहीं थे, सोशल मीडिया से एक एक आदमी को अप्रोच करके कनेक्ट करते थे, बहुत दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। अगर वो क्विट कर देते वो छोटी इनकम देख करके तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो कभी भी अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो उस पर टिके रहिए, फिनिश लाइन तक पहुंचिए। और इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिनिश लाइन तक पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। बात है 1968 और ये स्टोरी नहीं, ये रियल बात है और बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1968 में मैक्सिको में समर ओलंपिक्स हो रहा था। समर ओलंपिक्स का मतलब गर्मी का टाइम, और मैक्सिको अगर कंट्री की मैं बात करूं तो वहां पर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। तो वहां पर सारे ओलंपिक गेम्स खत्म हो चुके थे, लास्ट गेम बचा हुआ था जो कि था मैराथन रेस होने वाली थी। और रेस जब शुरू हुई तो दोपहर का टाइम था, 75 लोग अलग अलग कंट्री से उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो वहां का जो ह्यूमिडिटी लेवल था उसकी वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे थे, जितने भी प्लेयर्स थे उनकी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे थे, उनको दिक्कतें हो रही थी। तो 18 लोगों ने क्विट कर दिया, रेस को शुरू होते ही क्विट कर दिया कि हम नहीं दौड़ पाएंगे।
उसके अलावा 57 लोग थे जो उस रेस के अंदर में दौड़ रहे थे। उसी रेस में एक व्यक्ति दौड़ रहे थे जो अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका रीजन से। वहां की एक छोटी सी कंट्री है तंजानिया, तंजानिया से वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे और वो दौड़ रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी, उनकी बॉडी में भी क्रैम्प्स आ रहे थे, उनको भी दिक्कतें आ रही थी। आप एक बात सोच के देखिएगा कि 18 ऐसे एथलीट्स जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे। कोई भी कंट्री अगर ओलंपिक्स में किसी को भेजती है तो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन को चूज करती है, अपने देश से उसको भेजती है, राइट। तो उस व्यक्ति को भेजा और 18 लोग क्विट कर गए, तो किस लेवल का टेम्परेचर होगा, किस लेवल की वहां की एटमोस्फेयर होगा, आप सोच के देखिए, राइट। तो ये जो हमारा प्लेयर था ये दौड़ रहा था, इसको दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इसने क्विट नहीं किया, ये दौड़ता रहा दौड़ता रहा। जैसे तैसे इसने अपनी आधी रेस कंप्लीट की, और जैसे ही इसने अपनी आधी रेस कंप्लीट की, पीछे से किसी ने इसको हिट किया, इसको धक्का लगा, इसको नी पर चोट आई, राइट नी के ऊपर में इसकी जो बोन थी वो डिसलोकेट हो गई, और साथ में शोल्डर के ऊपर में भी चोट आई। और इतनी चोट जब आई तो डॉक्टर्स की टीम उनको देखने के लिए वहां पर आई। डॉक्टर्स की टीम ने उनको देखा और स्पेशलिस्ट साथ में थे, उन्होंने ये बोला कि अब आप आगे की रेस कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर आप दौड़ते हो तो हो सकता है जिंदगी में आप कभी ना दौड़ पाओ। लेकिन हमारा ये जो प्लेयर था इसने क्विट नहीं किया, ये दौड़ना शुरू हो गया, ये लंगड़ाता रहा लेकिन दौड़ता रहा। जो ओलंपिक्स की रेस थी उसमें जो व्यक्ति जीतने वाला था वो रेस 1 घंटा पहला कंप्लीट कर चुका था। 1 घंटे बाद ये वहां पर पहुंचे, तब तक ओलंपिक्स का समापन समारोह भी लगभग खत्म हो चुका था। और जो फील्ड के अंदर लोग थे, ग्राउंड के अंदर जो लोग थे, वो भी बहुत मुट्ठी भर लोग रह गए थे। लेकिन ये व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आ रहा था। अचानक से सायरन बजता है और ये बोलता है कि एक एथलीट अभी भी दौड़ता हुआ आ रहा है। अब हर व्यक्ति, हर मीडिया वाला ये देखना चाहता था कि रेस को कंप्लीट किए हुए 1 घंटा हो चुका है, सारे गेम खत्म हो चुके, सब कुछ खत्म हो गया, मेडल मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति दौड़ क्यों रहा है। तो सब लोग उसको कवर करना चाहते थे। जैसे तैसे वो दौड़ दौड़ के आए और उन्होंने अपनी फिनिश लाइन को टच किया, और जैसे ही उन्होंने फिनिश लाइन को टच किया तो उनसे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपको पता है कि गेम खत्म हो चुका है, रेस खत्म हो चुकी है, जिनको प्राइज मिलना है, मेडल मिलना है, उनको मेडल मिल चुका है, फिर भी आप क्यों दौड़े, राइट। आप सबको पता है उनको मेडल नहीं मिलना था, उन्होंने जीतना नहीं था, उसके बाद भी वो रेस कर रहे थे और वो जीते नहीं थे, फिर भी मैं उनकी स्टोरी आपको सुना रही हूँ। यानी कि उनका वो जो जवाब था वो ऐसा था जिसने सबके दिल जीत लिए, जिसकी वजह से मैं उनकी स्टोरी आज आपको सुना रही हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि मेरी कंट्री ने मुझे 5000 मील दूर यहाँ पर भेजा है, तो किसी रेस को शुरू करने के लिए नहीं भेजा है, किसी रेस को खत्म करने के लिए भेजा है, तो मैं उस रेस को खत्म कर रहा हूँ। दुनिया में 98% लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम को शुरू करते हैं, 100% लोग जो शुरू करते हैं, उनमें से 98% लोग ऐसे होते हैं जो बीच में चीजों को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। आप लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, आप लोगों ने भी वेस्टीज को ज्वाइन किया है, तो फिनिश लाइन तक पहुंचना है, और आपकी फिनिश लाइन है आपकी सक्सेस। जब तक ना मिले तब तक क्विट मत करना, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में ये कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ क्विटर्स होते हैं, फेलियर्स होते ही नहीं है। फेल केवल वो लोग होते हैं जो बीच में क्विट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि डिसीजन मेकर बनना है और डिसीजन के ऊपर टिके रहना है, फिनिश लाइन तक पहुंचना है, राइट। सेकंड जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है लिस्ट बनाना। 7 पॉइंट बताए जाते हैं वेस्टीज के अंदर में जो कंपलसरी काम हमको करने होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो लिस्ट बनाना। और दुनिया में मैंने देखा जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग लिस्ट नहीं बनाते। वो बोलते जरूर है लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाएंगे, अपलाइन जब बोलता है तो इधर उधर बातें कर देते हैं, हाँ बना लूंगा, मेरे तो फोन में सब कुछ है। अगर फोन से ही सब कुछ हो जाता तो आपको लिस्ट की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इंडस्ट्री में आप कुछ प्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। विदाउट रॉ मटेरियल कभी भी प्रोडक्शन नहीं होता, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर में जब आप प्रोडक्शन करने के लिए निकले हो, लीडर्स का, ये लीडरशिप का बिजनेस है, आप लीडर्स प्रोड्यूस करते हो, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं होगी तो लीडर कहाँ से निकलेंगे। कई बार ऐसा होता है लिस्ट तो लोग बनाते हैं लेकिन बहुत छोटी, 10, 15, 20 लोगों को लेकर के, और बोलते हैं मैंने बहुत लोगों को प्लान बता दिया, मेरे तो कोई सुनता नहीं है। 10, 15 लोगों को, 20 लोगों को अगर आप प्लान बताने जाओगे, उसमें से अगर 10 ने भी मना कर दिया 20 में से, तो आपका मॉरल वैसे ही खत्म हो जाता है।
तो आपको हमेशा लिस्ट बहुत बड़ी बनानी है। इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी मैं। मान लीजिए एप्पल है और मैंने आपको बोला एक ट्रक एप्पल का खड़ा हुआ है और मैंने आपको बोला 5 एप्पल मेरे लिए चूज करके लाइए, बेस्टम बेस्ट लेके आने आपको। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उस ट्रक के ऊपर में और एक एक एप्पल को चेक करके लाएंगे और मुझे जो एप्पल आप लाके देंगे वो एकदम फ्रेश और बेस्ट एप्पल होगा। लेकिन वहीं पर मान लीजिए आपको 1 किलो एप्पल दिया जाता है या 2 किलो एप्पल दिया जाता है, उसमें से मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरे लिए 5 एप्पल सेलेक्ट करके लाइए, तो आप कैसे एप्पल लेके आएंगे? हो सकता है किसी पे दाग लगा हो सकता है कोई थोड़ा पिचका हुआ हो, है ना, हो सकता है किसी पे थोड़ा सा पत्ते का निशान हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके पास लिमिटेड चीजें हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ऐसी आपकी लिस्ट है। अगर आपको अच्छे लीडर्स चाहिए तो आपको बड़ी लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट बनानी है और उसको डे बाय डे बड़ा करना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। ये वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो हम लोग हर महीने करते हैं, वो तो जरूरी है ही, वो बिजनेस को दूसरे आयाम पे ले जाती है, बिल्कुल डेफिनेटली वो तो आपको करना ही है। उसके साथ में अपने काम में कंसिस्टेंसी करनी है। कई बार लोग ये करते हैं, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 2-4 बार तो प्लान दिखाने चले गए या मीटिंग कर ली, उसके बाद बैठ जाते हैं। अगर आप बैठ गए तो ये काम नहीं होगा। आप मान लीजिए साइकिल चलाना सीख रहे हैं या आपने कार चलाना सीखा, 2 दिन आपने कार चलाया, उसके बाद आप 10 दिन घर बैठ गए, उसके बाद दोबारा से आप कार सीखने के लिए जाते हो तो वापस से डे 1 वाला फील आएगा, जो पहले दिन किया था वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट बन के रखना है अपने वर्क के अंदर में, क्योंकि जिस काम को आज आपने किया है अगर आप कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो उसके अंदर में आपको महारत हासिल हो जाएगी, आपके कन्वर्जन बढ़ जाएंगे। अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट बनाने में आपको परफेक्शन आ जाएगा। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको परफेक्शन आ जाएगा। अगर आप प्लान शो कर रहे हो तो प्लान शो अगर करते रहोगे, 2-4 खराब होंगे हो सकता है, लेकिन अगर बीच में गैप कर दिया तो दोबारा से वही वाला फेज निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली लगे रहोगे तो डेफिनेटली 2-4-5-10 प्लान के बाद में आप बहुत अच्छा प्लान देना सीख जाओगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी काम में सफल होने के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपलाइन के प्रति समर्पण। इस इंडस्ट्री के अंदर में मैंने आकर के एक चीज सीखी है, जो व्यक्ति अपनी अपलाइन को फॉलो करता है, और ये वो अपलाइन है जो ग्रोइंग है, जो ऐसा अपलाइन जो आपको दिखता है कि हाँ ये ग्रो कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, किसी भी अपलाइन को आप चूज कर सकते हो और उनके प्रति पूरे तरीके से समर्पित हो जाना है। अगर वो आपको बोलते हैं ये करना है तो मतलब करना है। कभी भी उनसे ये मत पूछो कि आपसे वो ये क्यों करवा रहे हैं। कोई भी काम अगर वो करवा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके फायदे के लिए करवाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि दुनिया में आपके माता पिता के अलावा अगर कोई आपके बारे में सबसे ज्यादा सोचता है तो वो है आपकी अपलाइन। लेकिन देखा ये जाता है, इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य कह दूं या लोगों की सोच, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई किसी को कोसता है तो वो कोसता है अपनी अपलाइन को। अगर बुरा भला कहता है तो वो कहता है अपनी अपलाइन को, जबकि अपलाइन आपके लिए वो सब कुछ करती है जो शायद आपके माता पिता करते हैं। क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी, चाहे आपका अपलाइन अच्छा है, वो आपका स्पॉन्सर भी है, तो कभी अपशब्द नहीं बोलने, अपनी अपलाइन का रिगार्ड करना है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आपको ये वाला काम करना है, मीटिंग करना है, तो पूछना नहीं है क्यों करना है, करना है, राइट। मेरी अपलाइन ने मुझे जब जब जो बोला मैंने डेफिनेटली शब्द पालन किया है। अगर उन्होंने बोला रात तो रात, दिन तो दिन, उन्होंने बोला ये करना है मतलब करना है। उसका नतीजा है कि मेरे घर की इनकम 9,81,000 रुपए। अगर अपलाइन की बात सुन के आपके घर में 10 लाख रुपए तक की इनकम आ सकती है तो सुन लो ना। दुनिया में पता नहीं कितने लोगों की बातें सुनते हैं हम छोटी छोटी सैलरी पाने के लिए। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जाते हैं ना, 10-20-50,000 रुपए की सैलरी हमको देता है तो पता नहीं कितनी बातें सुनाता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार करिए। क्या उसके लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति को फॉलो नहीं कर सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते? तो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पर सफल होना है तो अपलाइन के प्रति समर्पण करना है। और एक चीज मैं बताऊंगी जिससे बचना है, अगर आप यहाँ पर सफल होना चाहते हो तो आपको एक काम है जो कभी नहीं करना है, ज्यादातर लोग वो काम करते हैं, आपको कभी भी क्रॉस लाइन की बात नहीं सुननी। जनरली लोग क्या करते हैं, उनको अपने बिजनेस से ज्यादा दूसरे के बिजनेस के अंदर में इंटरेस्ट होता है। वो कॉल कर करके दूसरे को पूछते हैं कि तेरा कैसा चल रहा है, तेरे ग्रुप में क्या हो रहा है, मेरा अपलाइन तो ये नहीं कर रहा है, तेरा अपलाइन वो कर रहा है। अरे भैया, तुम्हारा अपलाइन जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वो करेगा। किसका अपलाइन क्या कर रहा है, अगर आप उनकी बात सोचते रहोगे, उनके बारे में बात करते रहोगे, आपकी 100% एनर्जी उनके बिजनेस पे लगी है तो उनका बिजनेस बड़ा होगा, आपका कभी भी नहीं होगा।
अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी अपलाइन अपने बिजनेस के बारे में ध्यान रखना है हमेशा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्रॉस लाइन की बातें नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं इस बिजनेस के अंदर में। मान लीजिए आपका होटल है, चलिए मैं होटल हमारा था तो मैं उसी का एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आप खाने पीने का कुछ होटल है आपका, और उसी के बगल में सेम आपका काम करने वाला एक कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो क्या वो आपको कभी सही सलाह देगा? या वो ये चाहेगा कि आपका बिजनेस बढ़ जाए और उसका बिजनेस कम हो जाए? कभी भी नहीं चाहेगा, गलत सलाह देगा आपको, हमेशा वो नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपका बिजनेस डाउन जाए और उसका बिजनेस अप जाए, हमेशा यही कोशिश करेगा। ऐसे ही इस बिजनेस में क्रॉस लाइन है, कोई भी क्रॉस लाइन कभी भी आपका भला नहीं कर सकती। तो क्रॉस लाइन की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है, अपनी लाइन को फॉलो करना है, अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहना है, इसके अलावा लिस्ट मेकिंग करनी है और अपने डिसीजन के ऊपर में अडिग रहना है, टिके रहना है, फिनिश लाइन तक पहुंचना है। डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। यस मैम, शिवानी मैम। हाँ, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, आपने अपना स्टोरी सुनाया। मैं सुनी थी आपका स्टोरी लोगों से, मगर आप आज लाइव देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे टिप्स भी आपने दिए जो मैं सोचती हूँ मेरी टीम को आज बहुत जरूरी है वो टिप्स। और बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं। और आपने इतनी प्रॉब्लम के बाद, जैसे आपने वो मीटिंग में बताई थी, आपकी कहानी मेरी कहानी से जो बचपन की सेम टू सेम है मैम। और जो दुख देखता है उसके बाद भी सुख आता है मैम। जो हार्डवर्क करता है, दिल में इच्छा होती है, उसको तो भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। ये आपने भी प्रूव किया, मेरे साथ भी वही मैंने प्रूव किया। मैं बहुत अच्छा लगा आपका मीटिंग, आपका सेशन, और मुझे ऑसम, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच मैम। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना प्रीशियसली टाइम लेकर के मुझे सुना। थैंक यू सो मच। और हम यहीं पर सेशन इन